सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने हिंदी पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ मित्रता का अध्ययन करेंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल का जीवन परिचय देखते हुए हम देखते हैं कि उनका जीवन काल सन 1884 ईस्वी से सन 1941 ईस्वी तक रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में आश्विन पूर्णिमा को 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता के व्यक्तित्व का सबसे अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। बाद में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इनकी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र देकर मिर्जापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। तो यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, उनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, उन्होंने मिर्जापुर से हाई स्कूल किया और उन्होंने संपादन कार्य किस किस पत्रिका का किया, ये भी ध्यान रखने योग्य है और बहुत ध्यान से आप याद करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम शुद्ध लिखा हो, उसके पिता का नाम, उसकी जो जन्म स्थान है, मतलब ये जितनी भी चीजें दे रखी हैं ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे संपादन कार्य में उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद, कादम्बनी तथा हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। लेखन में आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य और साहित्य आदि का उन्होंने लेखन किया। भाषा शैली उनकी शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा ही और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, विचार विधि, निबंध संग्रह हैं ये, रस मीमांसा और त्रिवेणी उनकी आलोचना है, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय उनके काव्य हैं तथा हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर उन्होंने अपना निबंध लिखे हैं। उनका निधन 1941 ईस्वी में हो गया था और साहित्य में उनका स्थान एक निबंधकार के रूप में, अनुवादक के रूप में, आलोचक एवं संपादक के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई और इसी पद पर कार्यरत रहते हुए वे हिंदी की सेवा करते रहे और 1941 में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय के रूप में अगर देखें तो शुक्ल जी एक कुशल संपादक थे। उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन किया और नागरी प्रचारणी पत्रिका एवं आनंद, कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी शब्द सागर का भी उन्होंने संपादन किया और शुक्ल जी ने निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य की सबसे अधिक विशेष सेवा की है। उन्होंने विशेष रूप से मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उन्होंने मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं और इनके समीक्षात्मक निबंधों की गणना साहित्यिक निबंधों में ही की जाती है।
आलोचक के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति की रचना करके हिंदी को सबसे बड़ा योगदान दिया है। शुक्ल जी के अंदर कवि की प्रतिभा भी थी। उन्होंने कहानी विधा पर भी अपनी लेखनी चलाई तथा मौलिक ग्रंथों की रचना भी की। वहीं दूसरी ओर भाषा के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियां मुख्यतः उनकी कृतियों में देखें, निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1-2 और विचार विधि है। आलोचना में रस मीमांसा और त्रिवेणी। इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बनी और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। काव्य में अभिमन्यु वध एवं 11 वर्ष का समय, ये उनके काव्य हैं। इस प्रकार ये उनकी कृतियां हैं। और भाषा शैली में आप देखेंगे तो शुक्ल जी ने साहित्य में संयत, प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया है। उनकी भाषा विषयाकुल अनुकूल थी, साथ ही भाषा दुरूह, क्लिष्ट और गंभीर तथा शुद्धता का पुट लिए हुए है। शुक्ल जी की भाषा एक रूप, अधिक सरल, व्यवहारिक है और सत्यनिष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी के प्रचलित शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है। साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी भाषा मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग देखने द्रष्टव्य हैं। उनकी शैली आलोचनात्मक एवं समीक्षात्मक शैली, विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, तुलनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली तथा समास एवं सूत्रात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया। तथा हिंदी में अगर हम उनके स्थान के विषय में बात करें तो उन्हें एक अमर साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक व मार्गदर्शक दोनों के ही रूप में कार्य किया तथा हिंदी साहित्य जगत में उन्हें आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इसके द्वारा उनके द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक निबंधों का आप विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान इसी बात से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है कि इनके समकालीन हिंदी के गद्य के युग को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई है। अब द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध मित्रता का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि हमारे गद्य साहित्य के अंतर्गत हमें पूर्णतः व्याख्या नहीं लिखनी होती है। हमारा एक पैराग्राफ आता है, कोई भी गद्य खंड आएगा आपका और उसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए आपको आवश्यक है कि आप पूरे पाठ का अध्ययन करें, तभी आप इसको पहचान पाएंगे कि वो किस पाठ का गद्य है। जब एक गद्य केवल दिया होता है तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न यही होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। वह तभी आप समझ पाएंगे जब आप पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम गद्य वाले पाठ में पूरे पाठ का अध्ययन नहीं करते, जिसकी वजह से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह किस पाठ का गद्यांश है। तो पहला क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब पूरे पाठ को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जिसमें कि आप इसका संदर्भ लिखते हुए कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न आ सकता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसमें जो भी गद्यांश आपका आएगा उसके अंतर्गत एक या दो लाइनों का और कई बार एक से अधिक पंक्तियों का भी व्याख्या लेखक मांग सकता है, प्रश्नकर्ता मांग सकता है। तो उस जितना भी लेखांकित होगा उसकी आपको प्रसंग सहित व्याख्या
लिखनी है। उसके पश्चात तीसरा और चौथा 2 प्रश्न और आते हैं, जिसमें कि उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आपको गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना होता है। आइए हम पाठ का अध्ययन करें। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से पाठ के प्रश्नों का उत्तर देना है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर अपने जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपने कार्य का आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल तथा हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसे दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब हम किशोर अवस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने लगते हैं, तब घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज के कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव प्राप्त होता है। इससे पहले वो अनुभव हमें नहीं होता, तो हम दुनियादारी के विषय में बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हमें उससे पहले कोई दुनियादारी की समझ नहीं होती। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है। देखिए ना, ये कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, लिखा है ना उन्होंने कि हमारी कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। तो हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी भी अच्छे या बुरे संस्कार को ग्रहण करने योग्य होता है। कच्ची मिट्टी कैसी होती है? उस मिट्टी को आप जिस रूप में ढालना चाहो वो उस रूप में ढल जाती है। उसी प्रकार हमारा मन भी बहुत कोमल होता है। हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, मतलब उस समय हम इतने कोमल होता है हमारा मन कि हम जैसे व्यक्तियों के साथ रहने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। तो यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के हम संपर्क में आते हैं, तो हम देवताओं के जैसे हमारे अंदर अच्छे संस्कार आ जाते हैं। और यदि हम किसी दुष्ट चरित्र राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर वही दुर्गुण और वही बुरे संस्कार कार्यरत हो जाते हैं और हम संसार के अहित में कार्य करने लगते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न ही हमारा कोई सहारा रहता है। दूसरा, शुक्ल जी ने बताया कि ऐसे समय में एक हमें सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व का निखार कर दे। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि हमें यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाएं, जिनकी इच्छा हमसे अधिक प्रबल होती है या वो बहुत अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते और उन्हीं के विचारों को चुपचाप हमें मानना पड़ता है। दूसरी तरफ अच्छे और बुरी बातों का विरोध हम नहीं कर पाते और हम उनके समक्ष कमजोर पड़ने लगते हैं और हमारी सोचने समझने की कार्यक्षमता घटती जाती है। तथा दूसरी तरफ अगर हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने लगते हैं
जो आपकी अच्छी और बुरी हर बात को मानते हैं, वो कभी विरोध नहीं करते। तो सहयोग व विरोध के अभाव में भी हमारा व्यक्तित्व दब जाता है और वो हमारा सहारा नहीं बन पाते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो बहन नहीं रहता। सॉरी, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम होता है, काम लेते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उससे पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार करना आवश्यक है। प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उनमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे किसी ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि विश्वास पात्र मित्र एक खजाने के समान होता है। जो जिस व्यक्ति को वह खजाना मिल जाए, उसके लिए सभी चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, जो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। अर्थात यहाँ आप देखेंगे कि आपकी मित्र से क्या अपेक्षाएं होती हैं। एक विश्वास पात्र मित्र कैसा होना चाहिए? वह एक औषधि के समान होना चाहिए। औषधि क्या होती है? दवाई। जैसे कि एक दवाई हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देती है। एक दवाई वो सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है जो हमारी हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर दे और हमें स्वस्थ बना दे। उसी तरह से एक विश्वास पात्र मित्र भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंदर के सारे सद्गुणों को बाहर निकाले और बहुत अच्छे से उन्हें वृद्धि प्रदान करे तथा हमें हर समय कुमार्ग पर जाने से बचाए। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। ये ध्यान देखिए, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी, वैद्य अर्थात डॉक्टर, जैसे एक उत्तम वैद्य आपकी सारी बीमारियों को, यहाँ तक कि उन बीमारियों को भी ढूंढ लेता है जो आप नहीं जानते हैं और आपके शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करता है। या जैसे अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता है, और जिस प्रकार माता आपकी अच्छे और बुरे हर समय में उत्तम पूर्ण धैर्य के साथ और कोमलता के साथ हमें संभालती है और हमें उन्नति प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे सद्गुणों का विकास करती है, उसी प्रकार एक अच्छा मित्र भी वैसे ही, ऐसे ही मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। अर्थात ऐसे ही मित्र को प्राप्त करने के लिए और ऐसी मित्रता को प्राप्त करने का ही मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मित्र जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ला सकता है, हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। आगे देखिए, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह संबंध होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें न तो इतनी उमंग रहती है, न ही उतनी खिन्नता।
बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेंधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। यहाँ लेखक ने ये उस समय का वर्णन किया है जब बालपन की मित्रता का वर्णन किया है कि बालपन में, बचपन में मित्रता कितनी आनंददायक होती है। उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या, दुख की भाव भी जल्दी ही आ जाते हैं। जल्दी ही किसी बात पर वो प्रसन्न होकर उछलने लगते हैं और शीघ्र ही दूसरे बच्चों के खेल खिलौने जैसी वस्तुओं को देखकर उनके मन में ईर्ष्या भी आ जाती है। बच्चों को अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है कि उनकी कही हुई बातों को वो बिल्कुल सही मानते हैं। अपने मित्रों के प्रति उनके मन में कोमलता, मधुरता और निश्चल प्रेम होता है। बालपन की मित्रता बहुत निश्चल होती है, जिसमें वे एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं तथा उनकी बुराई में वे किसी भी कोई बात को नहीं सुन सकते हैं। उन्हें अपना वर्तमान ही सबसे अधिक आनंद में लगता है तथा अपनी बाल सुलभ बातों को क्रीड़ाओं में वे भविष्य के लिए न जाने कैसे कैसे सपने सजोकर रख लेते हैं। अर्थात खेल खेल में वे भविष्य की बहुत सारी योजनाएं भी बना लेते हैं। बचपन में उनका रूठना, उनका मनाना भी बड़ा अनोखा होता है। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय से के कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यहाँ इस पोर्शन में आपको बचपन की मित्रता और युवा अवस्था की मित्रता में भिन्नता बताई है। जहाँ बचपन की मित्रता निश्चल होती है, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं होता, परंतु उसमें गुस्सा भी जल्दी आता है और दुख भी जल्दी होता है। वहीं हम दूसरे को माफ भी जल्दी कर देते हैं। परंतु युवा और सपने भी वर्तमान में रहते हुए भविष्य के सपने भी बहुत अधिक देखते हैं। परंतु युवा अवस्था में जो मित्रता होती है वो दृढ़ होती है, लंबे समय तक चलती है, गंभीरता आ जाती है, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत समझ उत्पन्न हो जाती है। वह अच्छे बुरे को समझने लगता है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते रहे होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता ही नहीं है। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। अर्थात हम केवल बाहरी रूप को देखकर मित्रता करते हैं और तभी अगर बाहरी रूप को देखकर मित्रता की जाती है तो वो अधिक समय तक जीवन संग्राम में नहीं चल पाती है। जब जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर पाए, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते रह जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मतलब मित्र आप उसे नहीं कह सकते कि जो साथ में तो खड़ा है आपके, परंतु आप उससे अपने मनोभावों को नहीं कह सकते। केवल उसकी अच्छी अच्छी बातों को तो सामने, उसकी तारीफ तो आप कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु मन ही मन आप उससे घृणा करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और उसके द्वारा प्राप्त की गई चीजों पर हमें ईर्ष्या होती है। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे।
मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य भी बराबर प्रीति और मित्रता हो सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार एवं उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता भी खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण उनमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे कि वे गुण हो जाएं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यहाँ इस गद्यांश में लेखक ने मित्र के क्या-क्या गुण होने चाहिए, मित्र को किस प्रकार होना चाहिए। मित्र को ये नहीं है कि हमारे स्वभाव का ही हो तभी हमारा मित्र होगा। मित्र के लिए आवश्यक है कि उसका हमारे प्रति पूर्ण आसक्ति हो, पूर्ण विश्वास हो और हम भी उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सके। और एक बात ये और लिखिए कि हानि और लाभ, एक का हानि और लाभ दूसरे अपनी हानि और लाभ समझे। अर्थात कोई मित्र हमारे समक्ष है या नहीं है, परंतु अगर किसी का कुछ गलत हो रहा है तो हमारा मित्र उसको अपना गलत समझे, अपनी हानि समझे, यही सच्ची मित्रता होती है। जिस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण और राम का उदाहरण, कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण देकर लेखक ने समझाया है कि किस प्रकार दो विपरीत प्रकृति के लोग एक साथ बहुत लंबे समय तक अच्छे मित्र बन सकते हैं, उसी प्रकार मित्र के लिए स्वभाव में समानता न होकर भावनाओं में समानता होना आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति आसक्ति, प्रेम और समर्पण आवश्यक है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। अर्थात हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए जो हमसे अधिक आत्मबल वाला हो, ताकि हम उसके साथ अपना मन के मनोभावों को आराम से बातचीत करके सुलझा सकें। आशा करती हूँ इतना भाग हमारे पाठ का आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी व्याख्या करने में सक्षम होंगे। इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझने में परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को, अपने प्रश्नों को लिखें और मैं उनको अवश्य ही सुलझाने का प्रयास करूंगी, उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।